हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका जूलॉजी टीचर और आज हम मिलर यूरे का प्रयोग को पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम ओपेरिन और हेल्डन थ्योरी पढ़ चुके हैं। ओपेरिन और हेल्डन ने जो थ्योरी प्रस्तुत किया था जीवन की उत्पत्ति को लेकर के, उसी के प्रमाण के रूप में मिलर और यूरे ने अपना प्रयोग को दिया है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मिलर यूरे ने अपना प्रयोग जो दिया है वो ओपेरिन और हेल्डन के प्रयोग को प्रयोग के प्रमाण के रूप में दिए हैं। उन्होंने क्या कहा था, जैसा कि हम पिछले क्लास में जान चुके हैं कि ओपेरिन और हेल्डन जो है जैव रासायनिकवाद या बायोकेमिकलवाद, मतलब रासायनिक चीज़ों से जीवन की उत्पत्ति को लेकर के सिद्धांत दिए थे, जिसके प्रमाण के रूप में एक एक्सपेरिमेंट मिलर और यूरे ने किया। उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो मिलर यूरे का सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना देख लेते हैं, तो या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं कि मिलर यूरे कौन थे। और तो मिलर यूरे दो साइंटिस्ट थे, इसके बारे में मैं आगे और बताऊंगा। तो मिलर यूरे का प्रयोग, जैसा मैंने बताया, बायोकेमिकल थ्योरी या जीव रासायनिकवाद, जो जीवन की उत्पत्ति के समर्थन के प्रयोग में प्रमाण दिए थे। ठीक है। उसके अलावा मिलर और यूरे ने ओपेरिन और हेल्डन के द्वारा जो प्रयोग किया था उसका सपोर्ट किया है। ओके। तो हेराल्ड यूरे जो है ना, शिकागो विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक रहे हैं और हेराल्ड यूरे के ही शिष्य रहे हैं स्टैनले मिलर। ठीक है ना। हेराल्ड यूरे के शिष्य कौन थे? स्टैनले मिलर थे, जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के थे। तो स्टैनले ने हेराल्ड यूरे के निर्देशन में ही 1953 में आदि पृथ्वी जैसे, मतलब प्रिमिटिव अर्थ जैसे वातावरण निर्मित करके ये प्रयोग को किया है और अपने प्रयोग के निष्कर्ष में बायोकेमिकल थ्योरी का प्रमाण को प्रमाणित किया। ठीक है, प्रमाण को बताया है। तो हेराल्ड यूरे के निर्देशन में उनके शिष्य स्टैनले मिलर ने ये प्रयोग को किया है बायोकेमिकल थ्योरी को प्रमाणित करने के लिए। ठीक है। तो इतना पॉइंट्स को आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं और मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे भी। उसके बाद अगर देखें इन्होंने एक्चुअली में प्रयोग में किया क्या था, तो मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट अगर देखें, क्योंकि इनमें मेन काम तो स्टैनले मिलर ने ही किया था, उनका निर्देशन लगातार हेराल्ड यूरे से प्राप्त होते रहा, इसीलिए मिलर मेन व्यक्ति थे, ये भी कह सकते हैं। इसीलिए उनका नाम पहले लिया जाता है मिलर और बाद में यूरे का एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, जब प्रिमिटिव अर्थ, मतलब पहले जब जीवन की उत्पत्ति नहीं हुआ था, उस समय जिस तरीके से हमारे पृथ्वी का वातावरण था, उस तरीके से एक वातावरण तैयार किया। ठीक है ना। उन्होंने ऐसा वातावरण एक फ्लास्क में तैयार किया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को प्रिपेयर किया। तो मिलर ने क्या किया, इसका डायग्राम आगे है, मैं सबसे पहले डायग्राम ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये इस तरीके से ये एक डायग्राम है जिसको आप देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, फ्लास्क लिए थे और कांच का नली लिया था। ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, मिलर ने एक बड़े फ्लास्क लिया। बड़े फ्लास्क में क्या क्या लिया, ये अनुपात याद रखना है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 1:2:1 के अनुपात में लिया। मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में क्या किया, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 1:2:1 में लिया। उसके बाद दूसरे फ्लास्क में जल वाष्प को उबाल कर जल वाष्प बनाया, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं पृथ्वी में लगातार जल, जब प्रिमिटिव अर्थ में आदि पृथ्वी में क्या हुआ था, जल वाष्प लगातार वाष्प के रूप में लगातार जो जल की बूंदे हैं वो उड़ते रहता था। तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट था ही, साथ ही इन्होंने दूसरे फ्लास्क में जल वाष्प बनाया। और उसके बाद क्या किया, ये जो जल वाष्प है इसी को एक कांच के नली के द्वारा जो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन है वहाँ तक उन्होंने प्रवाहित किया। और प्रवाहित करने से पहले उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा किया। उसी गैसी फ्लास्क में क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड की सहायता से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा किया। इलेक्ट्रिक स्पार्क क्या करेगा, उस समय जो आदि पृथ्वी में जो लाइटनिंग लगातार होता रहता था, उसके लिए इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज़ किया। ठीक है ना। और इन इलेक्ट्रिक स्पार्क से क्या हुआ, क्योंकि हम लोग पढ़े थे
ओपेरिन और हल्डाने में किसी भी पदार्थ को बनने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है, और उसके लिए क्या था उस समय, एक तो यूवी रेस था और दूसरा इलेक्ट्रिक स्पार्क मतलब लाइटनिंग था, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक स्पार्क के द्वारा आदि पृथ्वी के प्रमुख ऊर्जा स्रोत में लाइटनिंग का कार्य किया, ठीक है ना। तो एक बार और मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसको। तो क्या किया इन्होंने, सबसे पहले मिलर ने एक बड़े फ्लास्क लिए जिसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन लिया। एक दूसरे फ्लास्क में उन्होंने जल वाष्प उबाला और उस कांच को इस मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन वाले में ले गया गया। जल वाष्प को पहुंचाने से पहले वहाँ पे लाइटनिंग किया गया, और लाइटनिंग करने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी के सहायता से, ठीक है, लाइटनिंग की वजह से क्या हुआ, वो सभी अच्छे से मिक्स हुए, और मिक्स होने के पश्चात उसको शीतलीकरण किया गया, मतलब कूलिंग किया गया। इसके लिए उन्होंने कंडेंसर का प्रयोग किया, और इस तरीके से अपने प्रयोग को लगातार 1 सप्ताह तक उन्होंने चलने दिया, ठीक है। इसको मैं डायग्राम की सहायता से और अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये सबसे पहले जहाँ पे स्पार्क जैसे दिख रहा है, ऊपर वाला चेम्बर, ठीक है, जहाँ पे 2 नेडल लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे ही क्या क्या था, देखो, मीथेन है, अमोनिया है, वाटर वेपर है और हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या लिया था, मीथेन लिया था, अमोनिया और हाइड्रोजन लिया था, ठीक है ना। ये कि एक हो गया फ्लास्क। दूसरा फ्लास्क ये नीचे में बॉइलिंग वाटर जहाँ पे लिखा है, वहाँ पे क्या लिया था, जल लिया है, और उसको लगातार क्या किया, बॉईल करते गए, ताकि वही वाष्प ग्रुप में, देखो ऊपर एरो है, ऊपर उड़ करके इस तरीके से उसी किस में गया, उस जो गैसेस जो थे जिसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस थे, उसमें प्रवाहित किया, और उससे पहले 2 इलेक्ट्रोड जो है वो स्पार्क किए, एक तरीके से लाइटनिंग हुआ, और वो सभी क्या हुए, अच्छे से मिक्स हो गए। तो ये जो इन्वायरमेंट जो बना, ये माना जाता है कि प्रिमिटिव अर्थ में इस प्रकार का इन्वायरमेंट इन्होंने तैयार करने की कोशिश किया, और इन्होंने इस प्रयोग को लगातार 1 सप्ताह तक चलने दिया, और कंडेंसर की सहायता से इस जो जो मिक्सचर बना था उसको कूल किया, और फिर वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राप्त हुए, ठीक है, जिसको कलेक्ट कर लिया गया टैप को ओपन करके। तो इस तरीके से मिलर और यूरे का प्रयोग हुआ, जिसमें उन्होंने भी ये एक प्रकार से सिद्ध कर दिया, ठीक है, सिद्ध कर दिया जो चीज़ को ओपिरिन और हेल्डन ने बोला था, उन्होंने तो सिद्ध नहीं कर पाए थे, उन्होंने केवल एस्टिमेट लगाया था, ठीक है। लेकिन मिलर मिलर और यूरे ने इस चीज़ को जो ओपिनियन और हल्डाने बोले थे उसको सिद्ध कर दिया कि जीव रासायनिकवाद मतलब रसायन से ही जीवों की उत्पत्ति हुआ है, मतलब रसायन से ही, मतलब अकार्बनिक पदार्थों से ही कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ है, ये सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो ये एक और डायग्राम है जिसमें बहुत अच्छे से क्लियर है, आप देख सकते हैं बॉइलिंग चेम्बर है, ठीक है, और वो लगातार ऊपर जा रहा है ना, वाटर वेपर, वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क है, कौन कौन से गैस इलेक्ट्रिक चेम्बर में कौन कौन सी गैस है वो है, कंडेंसर है जो कि कूल कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे उसको अलग करके रख लिया जा रहा है, जो कि क्या था, फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अपीयर हुए थे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा है। अब कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये निकला, जब 1 सप्ताह के बाद उन्होंने कंडेंसर में आने वाले कई मिश्रण को देखा, तो उसमें कई प्रकार के एमिनो अम्ल थे, जैसे एनिलीन है, ग्लाइसिन है और ग्लूटेमिक अम्ल। और जानते हो आप लोग, अमीनो अम्ल जब बहुत सारे मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। तो क्या हुआ, कई 1 सप्ताह के बाद उन्होंने देखा तो अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल बने थे, उसमें स्पेशली एलिनिन, ग्लाइसिन और ग्लूटेमिक एसिड थे। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ शर्करा भी प्रेजेंट थे, कुछ फैटी एसिड्स और दूसरे कार्बनिक यौगिक भी उपस्थित थे, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे प्रोटोप्लाज्म में जो भी एलिमेंट होते हैं वो ये एलिमेंट ही प्राप्त थे, मतलब एमिनो एसिड, फैटी एसिड, शुगर, ये सब क्या है, जीव द्रव्य के भाग हैं, है ना। तो इन्हीं से ही आगे फिर जीवों का निर्माण हुआ, ये मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवों की उत्पत्ति हुआ, ये माना जाता है। मिलर यूरे ने अपने प्रयोगों में यह निष्कर्ष में यह देखा कि इन पदार्थों के बनने का क्रम लगभग ओपिरियन और हेल्डन के सिद्धांत की तरह ही था, इसीलिए बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, ठीक है, मिलर और यूरे ने। मिलर ने इस प्रयोग से नए जीव की उत्पत्ति को तो नहीं बताया जा सका, लेकिन रसायनवाद का जो उसके कार्बनिक यौगिकों की बनने की प्रक्रिया का सत्यता का प्रमाण अवश्य मिलता है, ठीक है ना। इस प्रयोग के आधार पर प्रोफेसर हेल्डन और मिलर ने रसायनवाद का समर्थन करते हुए कहा कि पुरानी पृथ्वी में उत्पत्ति लायक वातावरण अनुकूल थी, इसीलिए
उस समय जीवन की उत्पत्ति रसायनवाद के अनुरूप ही हुई होगी, ऐसा इन्होंने कहा। ये देखो, ये जो व्यक्ति अभी दिख रहा है ये है स्टैनले मिलर, जो अपने इस तरीके से उन्होंने बनाया था। क्या स्टैनले मिलर ने अपना फ्लास्क बनाया था जिसमें ऊपर वाला आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक चेम्बर है, नीचे वाला गर्म करने के लिए वाटर वेपर को गर्म करने के लिए दूसरा चेम्बर है, और कांच का फ्लास्क था। ठीक है, याद रखना ये व्यक्ति हैं स्टैनले मिलर, जो कि हेराल्ड यूरे का शिष्य थे। ठीक है, 1953 में किए हैं, इस चीज़ को भी याद रखना। अब ये तो हो गया स्टैनले मिलर का। स्टैनले मिलर ने क्या बोला था? स्टैनले मिलर, हेराल्ड यूरे और स्टैनले मिलर का ये जो प्रयोग था, इनमें क्या सपोर्ट किया गया? बायोकेमिकल थ्योरी को सपोर्ट किया गया। इसी के साथ कुछ और भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव रासायनिकवाद के समर्थन में अपने प्रयोग दिए, जैसे पेवलास्को और पेवेंस्की ने भी बताया कि मिलर यूरे के द्वारा प्रयुक्त जो गैसीय मिश्रण में जब उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क के साथ पैराबैंगनी किरणों को प्रभावित किया गया, ठीक है, तो उन्होंने भी पाया कि एनिलीन, ग्लाइसिन और स्पार्टिक एसिड और अन्य अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल और लाइसिन उत्पन्न हुए। तो एक तरीके से इन्होंने भी अमीनो अम्ल प्राप्त किए, पेवलास्को और पेवेंस्की ने। ठीक है, उसके अलावा बहादुर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया और फेरिक क्लोराइड के मिश्रण में जब तीव्र सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सभी अमीनो अम्ल का निर्माण किया। ठीक है, और उसके अलावा सिडनी डब्ल्यू फॉक्स ने भी क्या किया? सिडनी डब्ल्यू फॉक्स ने भी क्या बताया कि जीव रसायनवाद से ही क्या हुआ, जीवों की उत्पत्ति हुआ होगा, ऐसे बताया। तो ये डब्ल्यू फॉक्स का मेन चीज़ याद रखना है, इन्होंने प्रोटेनाइड वर्ड दिया था। ठीक है ना, प्रोटेनाइड वर्ड दिया था। तो इन्होंने 1964 में एक तर्क प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि अमीनो अम्ल से आदि पृथ्वी में जब ऊष्मीय ऊर्जा और गर्म वातावरण के कारण जो प्रोटीन का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है। तो फॉक्स ने 18 अमीनो अम्ल के मिश्रण को 160 से 200 डिग्री सेल्सियस के ताप में अलग अलग समय अंतरालों में गर्म किया, तो उसमें स्थायी प्रोटीन समान दीर्घ अणु प्राप्त किया, और इसी दीर्घ प्रोटीन अणु को ही इन्होंने प्रोटेनाइड कहा। तो इस चीज़ को भी याद रखना है, प्रोटेनाइड वर्ड फॉक्स ने दिया है। और इन दीर्घ अणुओं को ठंडा करके जब सूक्ष्मदर्शी पर देखा तो छोटी गोल कोशिका समान इकाई निर्मित हो गया था। तो इन आणविक समूह को फॉक्स ने प्रोटेनाइड माइक्रोस्फीयर नाम दिया। ठीक है, और इस प्रयोग के द्वारा पूर्व जैव रचना के निर्माण और जैव रासायनिक उत्पत्ति को भी बल मिला। ठीक है, तो इस तरीके से तीन और वैज्ञानिक थे, पेवलास्को और पेवेंस्की, जिन्होंने भी अमीनो अम्ल प्राप्त किए। बहादुर ने फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया और फेरिक क्लोराइड के मिश्रण से तीव्र सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लगभग सभी अमीनो अम्लों को प्राप्त किए। ठीक है, और CW फ्लॉक्स ने प्रोटेनाइड प्राप्त किए। ठीक है, जिसको प्रोटेनाइड माइक्रोस्फीयर कहा। तो इस तरीके से मिलर यूरे, उसके अलावा पेवेंस्की, CW फ्लॉक्स, बहादुर, अन्य प्रकार के साइंटिस्ट और थे जिन्होंने क्या किया, जैव रसायन से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये कहा और उसका सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये हो गया मिलर यूरे का प्रयोग। मिलर यूरे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे और पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ठीक है, कि पोषण का तरीका क्या है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।